नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नयन मोर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता से जिनकी संगठन से लेकर सरकार तक पकड़ हमेशा ही मजबूत रही और संगठन की मजबूती के साथ साथ वो सत्ता के शिखर पर भी रहे और जो जिम्मेदारी दी उसे बखूबी निभाया। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा कंवरपाल गुर्जर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आगे इनसे बातचीत करेंगे कैसे बीजेपी की सियासी रणनीति है, कैसे विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और जो चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चल रही प्रदेश में, उन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। सर, हम शुरुआत करेंगे निकाय चुनाव से। निकाय चुनाव में आपको बड़ी जिम्मेदारी पंचकुला की दी है, सह प्रभारी बनाया है आपको। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे रहे, क्या आपके हक में है और किन चुनौतियों का सामना किया आपने? देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है और जिस दिन हमने मेयर के पद के लिए श्यामलाल बंसल जी का नाम डिक्लेयर किया तो मैं समझता हूँ उसी दिन जो चुनाव यहाँ का था वो हमारे पक्ष में आ गया। श्यामलाल बंसल जी बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं और बहुत सज्जन कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 3 बार विधायक का चुनाव भी लड़ा और बहुत अच्छे वोट हासिल किए। हालांकि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की ऐसी स्थिति तो नहीं थी, चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन उसके बाद उनका टिकट उनको नहीं मिला और उसके बाद टिकट अपने ज्ञानचंद गुप्ता जी को मिल गया, लेकिन उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया। वो साथ के साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी के ऑफिस में आके बैठ के उनके लिए काम किया उन्होंने। और अब की बार भी अगर मैं आपको बताऊंगे, उन्होंने टिकट अप्लाई नहीं किया था, तो वो कहने लगे कि भाई देख लो, अगर टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ लूँ और नहीं तो आप जिसको देंगे तो मैं उसका सहयोग करूंगा। तो सभी को उन्होंने यही बात कही थी। तो पार्टी की मीटिंग हुई तो पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं, श्यामलाल बंसल को टिकट देंगे। जब जैसे श्यामलाल बंसल जी को टिकट दिया तो माहौल, मैं समझता हूँ कि माहौल एक तरफा हो गया, उसी टाइम ही बीजेपी के पक्ष में गया। और जो 20 पार्षद का चुनाव हमारे लोग यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, उनका भी बहुत अच्छी स्थिति में है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे स्वीप करेगी। वैसे ही जैसे जगाधरी यमुनानगर निगम का चुनाव लड़ा तो 22 में से 21 हम जीते, तो उसी प्रकार से यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत। ये सिर्फ श्यामलाल बंसल की अपनी बनाई हुई जगह है या फिर बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, बीजेपी की रणनीति है, या जो आप कह रहे कि ट्रिपल इंजन सरकार हमें चाहिए, उसका एक मैजिक आप कह सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार माने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो पॉपुलरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली है और पश्चिम बंगाल के रिजल्ट और का भी उसके साथ जो यहाँ पर आदरणीय मनोहर लाल जी और अब नायब सैनी जी की वजह से पार्टी को मजबूती मिली है, वो भी कारण है साथ साथ। और साथ साथ देखिए, चीज तो पार्टी की तो होती है, तो पार्टी का जो आधार है उसका तो लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन कैंडिडेट की अपनी पर्सनैलिटी का भी एक लाभ मिलता है और उस पर्सनैलिटी का लाभ हमें यहाँ खूब मिल रहा है। लेकिन आरोप भी बहुत लगाए आपके जो सियासी विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने कहा कि आपने डुप्लीकेट वोट्स बना लिए। उन्होंने बकायदा पूरी लिस्ट दी कि 17,086 डुप्लीकेट है, 13,000 की लिस्ट और है। ये तो वेरीफाइड वोटर्स हैं जिनको 2 जगह दिखाया गया है। देखिए, जिन्होंने आरोप लगाया ना जी, उनकी वो सारी चोरी अपने आप पकड़ी गई, उनके विधानसभा के चुनाव में पकड़ी गई, उनको पता है। और आप बिल्कुल पास के रहने वाले वहां से, आपको पता है कि कैथल में सारा कुछ क्या है, किस प्रकार के थी। उनके पहले मंत्री रहे सुखबीर कटारिया, उनके ऊपर केस चल रहे काफी बड़ी मात्रा में, जिन्होंने डबल वोट कराई। हमारे ऊपर आज तक एक सिंगल भी इस प्रकार का कोई वो नहीं है कि हमने कहीं वोट डबल बनवाई हो या डबल पोल कराई हो। हमारा ऊपर आज तक एक भी आरोप नहीं। SIR में जो वोट कटे वो वोट कटे, जो या तो जिनकी डेथ हुई थी वो वोट कटे, या जो डबल वोट थे जो से वो वोट कटे, या फिर कोई घुसपैठी थे वो वोट कटे। तो जहां भी वो SIR हुई, जिस प्रकार के आरोप दूसरे प्रदेशों में लगा रहे, हरियाणा में जिस प्रकार का कोई इस प्रकार का कोई सारे आरोप आप कह रहे कि निराधार है। ये जो वेरीफाइड किया, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग गए वो लोग, देखिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो अन्य आरोप लगा रहे। कभी कहते हैं EVM हैक कर ली, अब वो हैक करके नहीं दिखा सके, कोर्ट ने उनसे कहा जरा हैक करके दिखाओ, चुनाव आयोग ने भी कहा जरा हैक करके दिखाओ तो सही, लेकिन वो हैक करके दिखा नहीं सके। तो इस प्रकार के अब कुछ ना कुछ बहाना वो ढूंढते हैं हर चीज में ना जी। तो कमी तो अपनी है। अब आप देख रहे कि जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारी सरकार है, हमारी सरकार बनने के बाद 10 दिन के बाद ही हमारी गतिविधियां शुरू होगी पार्टी की। हम सरकार में हमारी गतिविधियां शुरू होगी, कांग्रेस सरकार में नहीं है। लेकिन अब 1.5 साल से ज्यादा है गया, कांग्रेस कोई गतिविधि एक तो बताओ जो पार्टी ने की हो। तो कमी उनकी अपनी है। एक विवाद भी जुड़ा इस चुनाव में आपकी पार्टी से। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी, उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री, 3 दफा मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, चौधरी भजनलाल, उनको लेकर कहा कि बदमाशी करके चुनाव जीतते थे। काफी विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि आपकी पार्टी में जो उनके बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने भी तलख शब्दों में इसका विरोध किया, ललकारा भी, ये भी कहा कि 2 बार तो मेरी वजह से सरकार बनी बीजेपी की।
देखिए मैं ठीक था वो सब कुछ? उसका मैं समर्थन तो नहीं करता, जी। लेकिन स्टेज पे बोलते टाइम ना जी कई बार इस प्रकार के शब्द लोग बोल देते हैं, लेकिन मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता कि जब अक्सर जब फ्लो में व्यक्ति होता है बोलते टाइम ना जी, वो कुछ पुरानी बातें इस प्रकार की बोल देता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हमने ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो जो ध्यान बंसीलाल का नाम लेते हुए तो संभाल लिया गया, भजन लाल का क्या भूल गए थे या उनको किनारे लगाना था? नहीं, मैं ये कहा कि फ्लो में कई बार आदमी बोल जाता है, लेकिन ऐसी कोई मंशा नहीं थी कोई इस प्रकार की। और जब कांग्रेस का शासन था ना जी, तो कोई आज नहीं, उस टाइम पुराने टाइम में इस प्रकार का थोड़ा सा वोटों के मामले में गड़बड़ तो होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे किसी पे इस प्रकार का लगाने के मैं कोई इसका पक्ष तो नहीं करता कि उसका पक्ष था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फ्लो में कई बार बोला जाता है। डैमेज कंट्रोल हुआ है मनोहर लाल जी की एंट्री के बाद? नहीं, बिल्कुल बातचीत करेंगे, सारी डैमेज कंट्रोल होगा, क्यों नहीं होगा। एक आपकी पार्टी से ही विधायक हैं बिमला चौधरी जी, रेवाड़ी में वोट की अपील करते करते उन्होंने कहा कि वादा क्या, चुनावी वादा ये अनोखा लगेगा आपको भी कि वोट दे दो, चुनाव जिता तो विकास तुम करवाएंगे, साथ में कुंवारों की शादी भी करवाएंगे। आपने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया। वो थोड़ा सा जिस प्रकार का हंसी मजाक का विषय था, वो कोई वो वादा नहीं था कि भाई हम कुंवारों की शादी सचमुच में कराएंगे। वो तो जैसे अच्छा, हंसी, सुन लो भाई, ये सचमुच में नहीं शादी हो रही। वो हंसी मजाक का विषय होता है, जैसे हंसी मजाक में बोलते हैं, पर वो क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर लिया तो फिर वो बात बनेगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ तो कोई ऐसा वादा नहीं किया? नहीं नहीं, कोई ऐसा वादा नहीं किया, वो इस प्रकार से कहीं, क्योंकि फिर चुनाव जीतेगा आपके लोग घर के बाहर आके खड़े हो जाएंगे पब्लिक। नहीं 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 ऐसा आपको पता है कुंवारों की क्या हालत है प्रदेश में। नहीं नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं किया। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से हम सवाल करेंगे। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, क्योंकि 5 विधानसभा जो थी चुनाव जहां पर हुए राज्यों में, उसके चुनाव के रिजल्ट के बाद हरियाणा को लेकर कहा कि हरियाणा में घुसपैठिया सरकार है। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, घुसपैठियों का समर्थन कांग्रेस करती है। जो बिहार में घुसपैठिए थे, जब उनका वोट कटा तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा उस पे उसका विरोध किया। अब बंगाल में जो घुसपैठिए थे, और यहाँ तक के वहां तो मंत्री तक भी रहे लोग ऐसे, विधायक भी रहे ऐसे जो घुसपैठिए थे, तो कांग्रेस ने हमेशा उनका समर्थन करा, कभी उसका विरोध नहीं किया। हम घुसपैठियों के शुरू से खिलाफ रहे। अब वो किस प्रकार के घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों के तो वही समर्थक है, हम घुसपैठियों के नहीं। सद्भाव यात्रा में शामिल हो रहे हैं राहुल गांधी, इससे कुछ बात बनेगी? कांग्रेस का कुनबा इकट्ठा होगा, मजबूत बस होगा? नाम ही सद्भाव है, सद्भाव तो कहीं है नहीं। अपनी पार्टी में भी सद्भाव नहीं, लोगों में तो क्या सद्भाव होगा, अपनी पार्टी में भी सद्भाव नहीं है, ठीक है, वो शामिल हो जाए, अच्छा है। लेकिन गोकुल सेहता जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप लोगों को लेकर प्यार मोहब्बत उनकी पहले भी जग जाहिर है, उसको कैसे देखें? कोई अंदर खाते हाथ मिला हुआ है अंडर द टेबल, कोई ऐसा? केवल गोकुल सेतिया नहीं, अभी आप मुझे बताओ कि कितने विधायक देखे आपने इस यात्रा में? मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 या 6 विधायक होंगे, 7 विधायक होंगे, वो खेमा है एक पर्टिकुलर, जो इस यात्रा में शामिल हुए होंगे। ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जिन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए। तो मैं कह रहा कि सद्भाव अपने में ही नहीं है, तो किसका सद्भाव करने लग रहे? एक महिला आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, लंबे इंतजार के बाद लग रहा था कि अब कुछ होगा, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि आप लोगों ने जानबूझ के उसको बिल को इस तरीके से परिसीमन ऐड करना ताकि बिल लटक जाए, ये मांग पूरी ना हो जो सालों से चली आ रही है। आप लोगों ने रोड़ा अटकाया और आप लोग ये आरोप लगा रहे कांग्रेस पर कि कांग्रेस नहीं चाहती कि आधी आबादी को उसका पूरा हक मिल पाए। नहीं नहीं, हमने तो चाहा, हमारे से पहले कांग्रेस, मेरे ख्याल आज से नहीं, शायद 2000 के आसपास से, 2005 में कांग्रेस की सरकार थी या उससे पहले भी कांग्रेस इस मुद्दे पे थी कि वो चाहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना, लेकिन वो कभी भी बिल भी नहीं लेके आई। लोकसभा में कभी बिल भी नहीं आया इस बात का कि ये होना चाहिए। लेकिन पहली बार एक सरकार ने जिस प्रकार से पहले पास किया और अब जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपील भी की, और मैं नहीं समझता कि इससे, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि अगर आप सब मिलके पास करेंगे तो लाभ सबको होगा। परिसीमन के बिना भी तो हो सकता है, वो कहते 2023 में जो पास हुआ था उसी को लागू कर दो, उसी रूप में लागू कर दो। परिसीमन का निश्चय हमने नहीं किया कि परिसीमन इस टाइम में होगा, ये तो संविधान में लिखी चीज है कि इतने टाइम के बाद परिसीमन होगा, तो परिसीमन तो होना ही होना है, उसको कैसे रोकेंगे? अगर परिसीमन के बाद हम उसमें जो वो देने लग रहे थे, तो ऐसा नहीं कि परिसीमन हमने कहा है। अब ये तो जो जनगणना है उसको भी ये कहेंगे कि जनगणना क्यों होने लग रही, तो क्यों लग रही? अब जनगणना में देखो, नहीं, जनगणना ये समस्या उनकी नहीं है ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, न चुनाव अपना सरकार की जिम्मेदारी है जनगणना करना, तो वो वेट तो करें ना जी, अगर नहीं होगी तभी तो कहेंगे, तो जनगणना तो अभी भी कर देंगे। तो जनगणना 20 साल के बाद रही,
पहले हर बार 10 साल के बाद होती थी, तो 20 साल के बाद हुई तो चिंता का विषय होना चाहिए कि बीच में हम कर नहीं सके जब करने का टाइम। क्योंकि डेटा होगा तभी तो विकास होगा। मतलब बात तो ये कि हमारे पास एक्चुअल में क्या है और हमें क्या करना, किन के लिए करना, वो तो डेटा से ही हमें मिलेगा। लेकिन आप लोगों को आप लोगों ने एक खौफ पैदा किया विपक्ष में, उसमें मैं समझना चाहती हूँ। परिसीमन को लेकर बहुत डराया हुआ है। साउथ के राज्यों की बात नहीं करी मैं, अपने यहाँ पर भी बहुत डर है लोगों में, विपक्ष के लोगों में, कि परिसीमन ऐसा होगा कि फिर तो हम कभी आ ही नहीं पाएंगे। बीजेपी इस तरीके से गांवों को, इलाकों को बांटेगी कि वो कभी निकल नहीं पाएगी। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। हर चीज का एक सिस्टम है बनाया। जब परिसीमन होगा तो उसमें विधानसभा में एक तहसील ली जाएगी। पहला है तहसील, तहसील के बाद है कानगोई, कानगोई के बाद है पटवार सर्कल, वो लिया जाएगा। उसको पटवार सर्कल को तोड़ा नहीं जा सकता, कानगोई को तोड़ नहीं सकते, इस प्रकार से उसमें लिया जाएगा। तो उसमें इतना बड़ा वो नहीं है, और वो इतने लंबे टाइम से परिसीमन करते रहे। कोई हम पहली बार तो नहीं रहा, हर 20 साल के बाद होता है, तो अब भी 20 साल के बाद ही होगा। तो यानी कि मेरे टाइम में अगर होगा तो मैं सारा तोड़फोड़ कर दूंगा, अगर उनके टाइम में होगा तो सारा सही रहता। जबकि सही जो गड़बड़ करते तो वो करते थे, हम गड़बड़ नहीं करते। और आज तक का एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। वो तो चुनाव आयोग पे आरोप लगे रहे, लेकिन वो अपने टाइम में चुनाव आयोग वो केवल फाइनल करते थे। आज तो विपक्ष का नेता भी उसमें शामिल होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी शामिल होता है। 3 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम ही फाइनल करती है कि भाई हमारा चुनाव आयुक्त कौन होगा। उनके टाइम में चुनाव आयुक्त में था ही नहीं, केवल वही फाइनल करते थे। उन्हें तो ऐसे लोग भी चुनाव आयुक्त लगाए दिए जिनके ऊपर लिख के आया था कि ये इसके योग्य नहीं है कि इसको चुनाव आयुक्त बनाया जाए, लेकिन फिर भी बना दिया। और बनाने के बाद में उसको लोकसभा में लेते गए, बाद में उसको मंत्री बना दिया। तो जो लोगों ने अपने आप पाप कर रखा ना जी, आज वो हमें वैसा समझ रहे, हम जबकि वैसा कहीं भी कर नहीं रहे, हम सबकी सहमति से कर रहे। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे ट्वीट भी किए कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नहीं जीती फिर विश्वास उठ जाता हमारा चुनाव आयोग से, तंज कस रहे थे वो। नहीं, क्या चुनाव अगर नहीं जीतती बीजेपी तो हमारा चुनाव आयोग से विश्वास उठ जाता, मतलब ये उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। नहीं, गलत है बिल्कुल। चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष काम करता है, और पहले भी निष्पक्ष काम करता था। कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने थोड़ा पक्षपात किया, नहीं तो ज्यादातर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है। और जो एक ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं ना जी, इनके प्रति विश्वास बनाकर रखना चाहिए। और कांग्रेस का क्या है कि कांग्रेस आज ये चाहती है कि हर चीज से विश्वास खत्म कर दो। लोकसभा से भी विश्वास खत्म कर दो, कोर्ट से भी विश्वास खत्म कर दो, सेना से विश्वास खत्म कर दो, चुनाव आयोग से विश्वास खत्म कर दो, चुनाव का जो सिस्टम है उससे विश्वास खत्म कर दो, ताकि देश में किसी तरीके से अराजकता पैदा हो जा। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि जीएनजी ने जो जिस प्रकार से नेपाल में किया, जीएनजी ने जैसा बांग्लादेश में किया, तो यहाँ भी जीएनजी वैसे करे। यानी कि दिल में इस बात की तड़फ है कि बांग्लादेश में इतना बड़ा जो गुल्लूगारा गया, वो तो वही गुल्लूगारा भारत में भी होना चाहिए। नहीं, आप लोगों को लगता है कि विपक्ष को अब अपने आप से उम्मीद नहीं बल्कि जेनजी से उम्मीद है कि कुछ ऐसा आंदोलन खड़ा हो जाए किसी बात पे, किसी मुद्दे पर, कि हमारा दांव लग जाए? क्योंकि अजय चौटाला ने भी ऐसी स्टेटमेंट दी, 2 बार दी, एक बार नहीं 2 बार। जो लोग अपने टाइम में खुल्लम खुल्ला लोगों के साथ गलत करते थे, जिस प्रकार का बेईमाना था, आपके सामने था। हरियाणा में नौकरी कैसे मिलेगी? अगर आपके पास सिफारिश है या पैसे है तब मिलेगी नौकरी, बिना सिफारिश के उसके नहीं मिले। तो जैन जी को गुस्सा उस पर आओगा, किस पर होगा कि आज हम मेरिट पे दे रहे। जीएनजी तो खुश है इस बात से कि यार पहली बार ऐसी सरकार आई, अगर मेरे पास योग्यता है तो मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। आज पहली बार आम आदमी को पता चला कि मेरा अगर कोई काम वाजिब है तो होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा काम तो होना ही होना। क्योंकि आज वो खुश है कि आज 500 से भी ज्यादा जो योजनाएं ऑनलाइन है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो उसका राइट है उसको मिल। तो जीएनजी तो खुश है इस बात से। वो तो तंग जो तो परेशान तब होता जब पक्षपात होता। पक्षपात तो समापति हमने किया, तो इससे तो खुश है, वो नाराज नहीं है। अगर जहां कहीं होया तो वहां आप लोगों को लगता है कि इस वजह से आपकी तीसरी बार सरकार बनी प्रदेश में, जो कि ऐतिहासिक है? बिल्कुल इस वजह से बनी, क्योंकि हमने जो पारदर्शिता हम लेके आए, हमने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। देखिए मेरा मानना ऐसा है, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कुछ कांग्रेसी, ज्यादातर कांग्रेसी, और देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि 50% लोग जो हैं वो किसी का न किसी के साथ जुड़े हैं। मान लीजिए 20% लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं, 20% लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, 10% लोग इंडियन नेशनल लोकदल के पक्के वोटर हैं, 5% लोग बीएसपी के पक्के, या ऐसे सभी पार्टियों के। मेरा 20 का मतलब ये नहीं 20 ही है वो, मेरा मतलब है ऐसे कुछ लोग 50% लोग फिक्स हैं, वो किसी न किसी के पक्के, चाहे वो खराब हो चाहे अच्छा हो, लेकिन उन्होंने वोट उसी को देनी। लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल
न्यूट्रल है। वो आपको इस बात से वोट देते हैं कि आपकी बिरादरी क्या है, आपका क्या है क्या नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। वो काम देकर वोट, वो काम देख के वोट देंगे, आपके व्यवहार को वोट देंगे। तो ये जो बड़ा वर्ग है जो इस प्रकार से वोट देता है, तो उसने देखा कि यार बीजेपी ठीक काम कर रही है, इसने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, किसी का जो हक था वो मारा नहीं, किसी के साथ नाजायज नहीं किया, तो उन्होंने वोट दिया। तीसरी बार सरकार बनी, आज तक तीसरी बार सरकार बनी नहीं किसी की भी। लेकिन कुछ कांग्रेसी और आईएनएलडी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सरकार बनी, वरना बीजेपी कभी आती नहीं तीसरी बार। कांग्रेस की वजह से बड़ी तो उनका भी धन्यवाद। अगर आईएनएलडी कह रही, कांग्रेस तो कह रही कि आईएनएलडी बी टीम है हमारी, आईएनएलडी कह रही कि भाई कांग्रेस हमारी बी टीम है। इसमें कई साल निकल जाएंगे साबित करने में कौन किसकी। अब हम इससे क्या एतराज है इसमें। एक महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस की विधायक है जुलाना से विनेश फोगाट, लेकिन विधायकी वाला सवाल बाद में। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो अभी गोंडा में उनका टूर्नामेंट था, उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया और बड़ा खुलासा भी किया कि जो पीड़ित लड़कियां उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो क्या इस तरह से होना चाहिए कि जब ऐसा ट्रायल चल रहा हो और उस व्यक्ति विशेष के इलाके में जाकर ऐसे टूर्नामेंट हो, आपको या सिर्फ आपको लगता है कि राजनीति हो रही है अभी भी गेम के नाम पर? देखिए, जो बाहर से दिखाई देता है ना जी, अब वो तो राजनीति दिखाई देती है। जिस प्रकार से जब किसान आंदोलन चल रहा था उस टाइम जिस प्रकार से वो सारी बातें कही गई, महिला पहलवानों वाला भी, हाँ, जो सारा का सारा केस था, और बाद में जिस प्रकार से उसकी सच्चाई भी सामने आई, वो भी लगता है। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि अगर वो आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई झूठ कह रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। अभय सिंह चौटाला ने भी ये कहा कि जब ये महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी तब तो दीपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी इनको कंधों पर उठाकर घुमा रहे थे, लेकिन अब जब उसको वाकई में जरूरत है तब इसके साथ नहीं खड़ा। इसका मतलब है कि आपने उनको अपने राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया चुनाव की वजह से। देखिए, ये तो सब लोग महसूस करते हैं कि उस टाइम ये केवल और केवल राजनीति थी और राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया गया, और वो भी उसमें शामिल थे, सबके सब लोग जो आरोप लगाने वाले थे। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि वो भी हमारी बहन है, बेटी है। अगर उसके साथ कोई अन्याय आया तो मैं कतई इसका समर्थन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि उसकी जांच हो, और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पर लेकिन अगर वो भी झूठ बोलती हैं तो फिर वो भी दोषी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, हाँ, आपने साफ गोई अगर से, वो लगाते हैं तो वो भी गलत है, और अगर उनके साथ होता है तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े, वो हमारी बहन है। चलिए, बहुत साफ गोई से आपने बात रखी। लेकिन मैं अब आना चाहती हूँ कि आपने भी महकमा संभाला शिक्षा का, और आप स्पीकर भी रहे सरकार में भी, और मैंने कहा संगठन में भी आपका बहुत लंबा बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपनी क्या अचीवमेंट मानते हैं जो जब तक आपके हाथ में विभाग रहा, जिम्मेदारी रही? देखिए, एज ए स्पीकर मतलब सभी जो लोग थे विपक्ष के थे, तो विपक्ष के लोग सेटिस्फाई थे। अब ये अपने मुंह में मिट्ठू बढ़ने वाली बात है। वैसे अब आपने मेरे से सवाल ही ऐसा पूछ लिया, तो मुझे एक अधिकारी ने कहा कि मैं 36 साल से यहाँ हूँ चंडीगढ़ में, रामनिवास जी थे, अब तो है नहीं वो। तो मैं पहली बार आप एक ऐसे स्पीकर बने जिसकी विपक्ष ने तारीफ करी, कि विपक्ष ने तारीफ की कि नहीं, दोनों ने की, कांग्रेस के लोगों ने भी की और इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों ने भी तारीफ की, कि पहली बार मैं देख रहा कि किसी ने विपक्ष के लोगों ने स्पीकर की तारीफ की कि हमें पूरा टाइम दिया गया। तो हमने प्रयास किया कि सब लोग ठीक हों। मैं एक बार स्पीकरों के सम्मेलन में गया था, तो सभी स्पीकरों की डिमांड थी कि स्पीकर के राइट बढ़ने चाहिए। तो मैंने उस टाइम कहा था कि भाई स्पीकर के राइट हमारे पास बहुत पर्याप्त अधिकार है, लेकिन हमारा निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्पीकर की कुर्सी पे आ गए तब हमारे लिए जो है, हम पूरा हाउस जो है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने उनके, बल्कि अगर जो विपक्ष में कोई है तो उसके अधिकारों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, और विपक्ष में अगर कुछ छोटे दल भी हैं जिनकी एक ही है मेंबर या 2 ही मेंबर हैं, उसको संरक्षण देना मेरी जिम्मेदारी है जब मैं उसकी कुर्सी पे बैठा हूँ। और हमने वो काम किया, और इसी करके है कि लोगों ने उसको पसंद किया। तो मैं आभारी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखिए हमने काफ़ी काम किया। जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल है, मेरे से पहले 22 स्कूल थे संस्कृति मॉडल, और मेरे टाइम में 136 हुए वो, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और उसको सीबीएसई के साथ मैंने ही जुड़वाया। तो हालांकि डिपार्टमेंट के लोग तैयार भी नहीं थे, वो कहते जब हमारा बोर्ड है तो आप सीबीएसई से क्यों। पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि लोगों के अंदर जो क्रेज है वो सीबीएसई का है, और सीबीएसई जोड़ा, और अब बड़ी मात्रा में उससे भी ज्यादा स्कूल जो है हमने पीएमसी खोल लिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आप लोगों को हौसला तो मिला होगा, लेकिन रणनीति क्या, आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी क्या, किस बात पर आपको लगता है कि पंजाब को भी आप लोग फतेह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं पंजाब को फतेह। सबसे बड़ी बात तो देखिए एग्रीकल्चर है, कृषि है हमारी।
कृषि जो हम हैं, असल में हमारी पहचान जो है ना, पंजाब और हरियाणा की पहचान जो है वो कृषि के रूप में, हालांकि उद्योगों के मामले में हरियाणा बहुत आगे है, लेकिन फिर भी मेरी पहचान जो है वो कृषि की है। चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं, अगर मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर या 2000 किलोमीटर बंगाल में भी चले जाऊंगा ना, तो अगर उसको ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति हरियाणा का है, तो उसको मैं किसान ही दिखूंगा। चाहे हमारे यहाँ कितनी इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री है, पर फिर भी मैं उसने किसान दिखूंगा। ऐसे ऐसे ही पंजाब का आदमी कहीं भी चला जाएगा, उसको दिखेगा ये किसान है, चाहे वहां भी कुछ हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। खेती के मामले में जो काम हमने किया, हमने जब मनोहर लाल जी की सरकार थी तो हमने 14 फसलों पे MSP दिया। हालांकि आंदोलन तो बाद में आया, आंदोलन के बाद उन्होंने कहा कि सभी फसलों पे MSP देना चाहिए सरकार ने, लेकिन कोई सरकार हिंदुस्तान में नहीं दे रही। हम 14 फसलों पे दे रहे थे। जब नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनी तो आज मुख्यमंत्री जी ने 24 फसलों पे MSP देने का काम किया। अगर फसल नष्ट हो जाएगी तो सारा देश 8000 रुपये देगा। हम ऐसे पहले हैं जो 15000 देंगे। हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया। हमने 85% सब्सिडी दी कि ड्रिप इरिगेशन में 85% दी। प्राकृतिक खेती में हमारा सबसे ज्यादा प्रयास है। मछली पालन में हमने, मैं समझता हूँ कि जो पिछली सरकार थी उससे 100 गुना से भी ज्यादा हमने उसको बढ़ावा दिया। तो मतलब कृषि, किसान एक बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी का पंजाब। दूसरी बात कानून व्यवस्था की है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। तो कानून व्यवस्था पे रोज सवाल उठते हैं कि नहीं, देखिए नहीं, उस प्रकार का जिस प्रकार का वहां है, इस प्रकार का यहाँ कुछ नहीं है। चाहे नशे की बात है, नशा, मैं ये नहीं कह रहा कि नशा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। 50 गैंगस्टर एक्टिव हैं ग्रुप। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ भी, लेकिन पंजाब में बड़ी हालत खराब है। तो ये सारे के सारे मुद्दे इस प्रकार के हैं। जैसे इंडस्ट्री की बात है, जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री है रही और पंजाब में जिस प्रकार, तो पंजाब की कानून व्यवस्था की वजह से और पंजाब के जिस प्रकार के हालात उसकी वजह से नई इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं आ रही वहाँ, और आर्थिक रूप से पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब तो हमारे से बहुत आगे था। मतलब हम तो एक इच्छा करते थे कि पंजाब जैसे हो हम भी, लेकिन आज तो पंजाब ही इच्छा रखा कि हरियाणा जैसे हो ना, जिस प्रकार के वहां सारे। अब जैसे भावंतर भरपाई है, हम दे रहे, मैं दावे के साथ कह रहा, आप किसी स्टेट में जाकर पूछ तो लो भावंतर भरपाई होती क्या है, उनको पता भी नहीं है। लेकिन आज दे रहे। अभी आप देखा होगा, अभी कल परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंक में पैसे डाले, जो किसान आलू के किसान थे, उनके पैसे उन्होंने डाले हैं जिस प्रकार से। तो सब्जी है चाहे फूल है, उसमें सारे के सारे में जिस प्रकार। लेकिन चेहरा कौन होगा पंजाब में? चेहरा तो है नहीं, कहते पार्टी के पास अपने तो नेता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चेहरा तो ऐसे ही है। जब चेहरा आएगा ना जी, तब लोग ही कहेंगे कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जब हमारी सरकार हरियाणा में बनी, तब आपको क्या चेहरा लग रहा था? मैं तो समझता हूँ कि ज्यादातर लोग ऐसे थे जो मनोहर लाल जी के बारे में जानते थे। पता ही पंजाब में भी आप निश्चित तौर से बाजी मार लेंगे। पंजाब में बाजी भी मार लेंगे, और पंजाब को जो उसका गौरव है वो दोबारा से वापस दिलाएंगे। लेकिन आपके सियासी विरोधी तो यहाँ हरियाणा में कहते पहले हरियाणा संभालो मुख्यमंत्री, तो आप यहाँ इतना बढ़िया संभाल रखा हरियाणा, इससे बढ़िया क्या संभाला? अगर मेरी कैपेसिटी कुछ ज्यादा करने की है तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं हरियाणा संभालते अगर थोड़ा टाइम पंजाब में भी लगा लूं तो विपक्ष को क्या दिक्कत है इसकी? चलिए, उम्मीद करते हैं वो सारे जो आप कह रहे हैं संकल्प है, तो वो संकल्प पूरे होने चाहिए। जनता की उम्मीदों पर आप लोग खरा उतरे।